तो दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड सामाजिक ज्ञान का अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण अध्याय दोस्तों, क्योंकि इस अध्याय से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न ज़्यादा कठिनतम नहीं पूछे जाते। प्रश्न आपको एक पूछे जाएगी कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण बताइए, या राजनीतिक संगठन की जो स्थापना हुई, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, इस प्रकार के आपको प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। काफी सिंपल सा चैप्टर है, तो चलिए चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, और बीच बीच में जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते जाएगा वैसे वैसे चैप्टर हमारे समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि भाई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था बम्बई में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमोश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा भी 1885 में हुआ था, वो भी मुंबई में हुआ था, और उसके जो कौन थे अधिवेशन के अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमोश चंद्र बनर्जी, और दूसरे के कौन थे, दादा भाई नौरोजी। लेकिन हमें कौन किसके पूछा गया है, प्रथम के पूछा गया है, इसलिए हमें चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका कि अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया गया था। तो अंग्रेजी शिक्षा जो भारत में किसने लाई होगी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसने लाई थी, अंग्रेजों ने लाई थी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसे लागू किसने किया होगा, अंग्रेजों ने लागू किया होगा। तो आपको याद रखना है कि ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि भाई जो चौथा नाम है और जो पहला नाम है ये तो हमारे भारतीय नाम है, रामकृष्ण गोपाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आपको तो इसे भूल ही जाना है। उसके बाद बचते आपके दो, मैक्स मुलर और मेकाले। तो इन दोनों में से आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो यहाँ पर जो मेकाले जो थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, मेकाले। अगला आपका लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता में संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने कायस्थ समाचार जो कि आपका पंजाब में चलता है उनके माध्यम से जो है लोगों में संघर्ष के लिए उनको प्रेरित किया। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारधारा का नहीं था। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि उदारवादी विचार क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग होते हैं जिन्हें मतलब जो झगड़ा दंगा नहीं करते, अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं। अगर उन्हें कोई बात सरकार को बतानी होती है तो वे एक तो आंदोलन करेंगे या फिर पत्र लिखकर जो है जनता तक, सरकार तक जनता की मांगे पहुंचाएंगे। ठीक है, और दूसरे वे लोग होते हैं जो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं, जो अपनी बात सरकार को पहुंचाने के लिए कहीं पर तोड़फोड़ करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करेगा और बहुत सारी चीज़ें ये जो करते हैं, सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो पहले लोग थे उनको कहा गया उदारवादी विचारधारा के लोग, और जो दूसरे लोग हैं जो दंगे फसाद करते हैं सरकार तो अपनी बात पहुंचाने के लिए, उन्हें कहा गया उग्रवादी विचारधारा के लोग। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले जो उदारवादी लोग होते हैं वो अहिंसक होते हैं, गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं। दूसरे कौन होते हैं, जो किसी भी रास्ते को अपना सकते हैं सरकार को अपनी बात बताने के लिए। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया निम्न में से कौन उदारवादी विचारधारा का नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था, तो अरविंद घोष नहीं थे, क्योंकि आपने वो सुना होगा लाल बाल पाल घोष। तो ये जो चारों थे वे उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, लाल बाल पाल और घोष, तो जिसमें आपका आ जाता है अरविंद घोष। अगला आपका कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकारों में से लेकर होगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाल गंगाधर तिलक जी का ये नारा है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है। अगला आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायसराय की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। ठीक है, तो वायसराय कौन, लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन जो आपके वायसराय थे, उनकी जो नीतियाँ थी वे जाति पाति को ज़्यादा, भेदभाव को ज़्यादा दिखाती थी, मतलब जाति पाति का भेदभाव मानेंगे लॉर्ड रिपन के ही देन है ये। अगला आपका कि कांग्रेस के संस्थापक को माना जाता है। तो कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, हामू को। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, सही विकल्प में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सही जोड़ी में हमें दिया है, क्या पता क्या चीज़ है, किताब में ही दिया था कि कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, हामू को। अगला आपका वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, तो ये की थी हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अगला आपका कि 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया था। तो ये जो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में जो बुलाया गया था। अगला आपका सही जोड़ी, तो जिसमें पहला आपका राजा राम मोहन राय। तो आपको याद रखना राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय गुजरात के एक प्रसिद्ध राजा हुए जिन्होंने बाल प्रथा, सती प्रथा आदि प्रथाओं को जो है रोक लगा दी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन राय इतिहास में। अगला दूसरा आपका ज्योतिबाबाई फुले। तो ज्योतिबाई फुले ने भी एक समाज की स्थापना की थी, जिस समाज का नाम था सत्याशोधक समाज। ठीक है, सत्यशोधक समाज। तीसरा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आपके स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। तो तीनों के रामकृष्ण मिशन। अगला आपका चौथा कि जो स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और अगले जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन थे उनके गुरुजी। अगला आपका देवनाथ टैगोर। तो इनका जो है तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो इसके ये जो अध्यक्ष बने थे। अगला आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका पहला है कि उग्र विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम बताए। तो मैंने आपको बताया था लाल बाल पाल। ठीक है, लाल से आपका याद रखना लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बी से पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है,
अगला आपका बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उस समय बहिष्कार का अर्थ काफी चला था। बहिष्कार का अर्थ क्या था दोस्तों कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, ठीक है। उस समय बहिष्कार का अर्थ क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, बल्कि संपूर्ण जो सरकार की जो सेवाएं होती है, प्रतिष्ठान होती है, उपाधि, उनका बहिष्कार था, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको लिखना है कि बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तु के बहिष्कार से नहीं था, बल्कि सरकारी जो नौकरियां थी, सरकारी जो प्रतिष्ठान थे, उपाधियां थी, उनके बहिष्कार से था। अगला लिखना है आपको कि लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, आपने नारा सुना होगा, फूट डालो राज करो, ठीक है। अंग्रेजों का नारा था फूट डालो राज करो। तो ये जो नीति थी वो किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। उसने तो बंगाल का विभाजन कर दिया 1985 में, पूर्व और पश्चिम बंगाल को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को उसने अलग कर दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी, तो फूट डालो राज करो। अगला है आपका चौथा कि कांग्रेस के अपने आरंभिक कारण दुखों शिकायत निराकरण के कौन से तरीके अपनाए, ठीक है। तो कांग्रेस के आपको तरीकों में सबसे पहला क्या लिखना है, भारतीय नेताओं को एक राष्ट्र मंच पर एकत्रित करना था, ठीक है। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, जो भारतीय नेता है उनको एक राष्ट्र मंच पर स्थापित करना, और जो लोग राष्ट्रहित के कार्य में लगे हैं उनको एकत्र करना। मतलब समझ के चलिए, देश में बहुत सारे उस समय लोग थे जो राष्ट्रहित में लगे रहते थे, तो कांग्रेस क्या करती थी, उनको पकड़ पकड़ के लाती थी और उनको भी अपनी कांग्रेस टीम में शामिल करती थी। और अगला चौथा आपको कि जनता की मूल समस्याओं पर विचार कर सरकार तक पहुंचाना, और जो जनता की जो मूल समस्या होती थी उनको अंग्रेज सरकार तक जो कांग्रेस उस समय पहुंचाया करती थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये आरंभिक दुखों शिकायतों के निराकरण के लिए कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे, जो लोग राष्ट्रहित में लगे उनको एकत्र करना, भारतीय नेताओं को एक मंच पर एकत्रित करना, ठीक है, और जनता की मूल समस्याओं पर विचार कर पहुंचाना, ठीक है। तीसरा काफ़ी कठिन है, तो आप इन तीनों को याद रखिए क्योंकि तीन ही सबसे ज़्यादा मोस्ट है, और इन तीन को अगर आप लिख देंगे 3 अंक का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपका क्लियर हो जाएगा। अगला आपका कि भारत में राष्ट्रीय जागृति विकास के लिए पश्चिम विचार और शिक्षा की क्या भूमिका निभाई। अब दोस्तों देखिए, प्रश्न भी काफ़ी कि अंग्रेजों ने तो हमें उनकी भाषा सिखा दी, हमें जो है लॉर्ड मेकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ पर लाई, ठीक है। अब वो जो विचार और शिक्षा थी वो हमें किस प्रकार से सहायता की कि उस समय क्या चलता था, जो अमेरिका थे वहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स चलता था, वहाँ पर जो है उनके आंदोलन चलते थे। तो हमारे यहाँ पर जो है लोग अंग्रेजी के शिक्षित हो चुके थे उस समय में, तो वे वहाँ के जो प्रभाव थे उनका यहाँ पर पड़ता था। वहाँ पर वे आज़ादी के लिए लड़ते थे, तो अमेरिका में तो उनकी जो मैगजीन आती थी, वो बुक्स आती थी, जब ये हमारे भारत में पढ़ते थे तो उन्हें भी प्रेरित होता था कि नहीं, हमें भी जो है आज़ादी के लिए संघर्ष करने चाहिए, लड़ने चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न में कि लॉर्ड मेकाले ने भारतीय राष्ट्रीय जड़ समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रचार किया था, ठीक है। सिंपल है कि लॉर्ड मेकाले ने यानी अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए कार्य करना था, जिसका कार्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के हित के लिए कार्य करना। लेकिन शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त करने की प्रेरणा दी, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन प्रणाली इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्र, समान और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही कहा गया है हमें कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से जो है अवगत कराया पाश्चात्य शिक्षा ने हमें, क्योंकि यूरोप में क्या होता था, यूरोप के लोग उस समय बहुत सक्रिय थे। तो जब हम अंग्रेजी सीख गए तो हमने वहाँ की किताबें पढ़ी, वहाँ के अध्ययन किया, हमारे लोग वहाँ पर गए तो उन्हें वहाँ पर उन भाषा का ज्ञान होने के कारण हमें वहाँ पर समझ में आने लगा कि नहीं यार, हम गुलामी में जी रहे हैं, हमें आज़ाद होने के तरीके चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अगला आपका आपके भारत में बसने वाले यूरोपियन ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई इल्बर्ट बिल था क्या, ठीक है। जब हम इल्बर्ट बिल को समझ जाएंगे तो उसके बाद में हम पूरा जो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस समय जो अंग्रेज हमारे भारत में आए, ठीक है, अब भारत में रहते थे। अब जो हमारे यहाँ पर जो न्यायाधीश थे, जो हमारे भारतीय जो न्यायाधीश थे अंग्रेजों के समय में, तो उनको अधिकार नहीं था यूरोप के लोगों का न्याय सुनने का। मतलब आज के जो हमारे जज होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, जो आपके न्यायालय में न्याय करते हैं, तो उन्हें पूरे सभी लोगों का न्याय सुनने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उस समय अंग्रेजों के समय में केवल भारतीय न्यायाधीश भारतीय लोगों का ही न्याय कर सकता था, ब्रिटिश का नहीं कर सकता था। तो इसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि भाई भारतीय भी अंग्रेजों का न्याय कर सकता है। लेकिन इसके विरोध में जो यहाँ पर जो यूरोपीय लोग रहते थे, तो उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन किया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं इल्बर्ट बिल, कि जो हमारे जो भारतीय न्यायाधीश थे उन्हें अंग्रेजों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया जिसके तहत जो है अंग्रेजों का भी मुकदमा भारतीय न्यायाधीश सुन सकते हैं, लेकिन भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इसका विरोध किया। तो इसे ही हम कहते हैं इल्बर्ट बिल। और भारतीय जो यूरोपीय थे उन्होंने इल्बर्ट बिल का विरोध किया और इसे काला कानून माना। तो चलिए ये थे। अगला आपका कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो क्या उद्देश्य थे, सबसे पहला उद्देश्य था कि जो भी व्यक्ति
ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, सिंपल तरीके से, कि जो भी व्यक्ति देश के हित के कार्य में लगा है उसको एकत्रित करना। ठीक है, पूरे देश में जो भी व्यक्ति है वो अगर देश के हित कार्य के लिए कर लगा है तो उसको एकत्र करना। ठीक है, सभी देशवासियों में देश, धर्म, प्रांतीय सभी सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर कराना। ठीक है, मतलब जातिवादी से भेदभाव करना था, सभी को एक धर्म एकजुट लाना था। ठीक है, और यहाँ पर आपका कि जिन जिन दिशाओं में जिस तारीख के अगले 12 महीने राजनीतिक, ठीक है, और चौथे में आपका दिया है कि भाई तारीख निर्धारित करना कि किस तारीख को किस लोकहित के लिए कार्य करना है, क्या करना है, तारीख निर्धारित करना। और जो लोग, मतलब जो लोग शिक्षित वर्ग हैं, जो शिक्षित लोग से जिनको शिक्षा का बहुत अच्छा ज्ञान है, उनसे विचार विमर्श करना और एक लेखा जोखा तैयार करना, यानी इतिहास लिखना भी कांग्रेस का ही काम था। ठीक है, तो ये सभी काम थे कि भाई जो लोग देश हित में लगे हैं उनको इकट्ठा करना, लोगों में देश प्रेम, जाति भेदभाव को दूर करना। ठीक है, और जो लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको एकत्रित करके उनसे विचार विमर्श करके जो प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना और जो है तारीख निर्धारित करना जिससे जो है लोकहित का कार्य किया जा सके। ठीक है, और अगला है आपका चौथा प्रश्न कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, किन कारणों से जो उग्रवाद को जो प्रोत्साहन मिला। अब उग्रवादी कौन लोग थे, वो उग्रवादी वे लोग थे जो सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए तोड़फोड़ करते थे, हिंसा का मार्ग अपनाते थे। ठीक है, तो इसको क्यों प्रोत्साहन मिला, तो उसको प्रोत्साहन मिला था सबसे पहला, जैसे आज कोरोना फैला उस समय प्लेग फैला था। ठीक है, लेकिन उसके खिलाफ जो है अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया। आज हमारी सरकार कोरोना के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बहुत सारे मतलब जो भी नियम कानून बना रही है, लोगों के हित में कार्य कर रही है। लेकिन उस समय प्लेग फैला तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे जो उग्रवादी जो लोग थे वे अधिक उग्रवादी हो गए, उनको प्रथम कारण मिल गया प्लेग के कारण, सरकार ने उनका ये निराशा कर दिया। ठीक है, अब देखिए अकाल प्लेग 19वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में भारत में कई अकाल प्लेग, ठीक है, और इस कारण कोई ध्यान नहीं दिया, इससे लोगों में असंतोष फैल गया और उग्रवाद का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरा आपका बंगाल का विभाजन। ठीक है, अब सबसे पहला आपको प्लेग बीमारी का आता है, दूसरा आपका बंगाल का विभाजन। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति अपने, जैसे मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, तो बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, हिंदू मुसलमान दोनों अलग कर दिए। तो ये कारण था जिससे लोग जो अधिक उग्रवादी हो गए। ठीक है, और जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए। और तीसरा कारण था धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर प्रभाव। ठीक है, अंग्रेजों का क्या मानना था कि भाई सभी जितने भी धर्म है वो सब हमारे धर्म में बदल जाए। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि उनका ही धर्म बड़ा है, बाकी सब धर्म हमसे छोटे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है उग्रवाद का जन्म हुआ। और अगला है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की साथियों की भारतीयों की प्रेरणा प्रदान की। ठीक है, तो उस समय जो अमेरिका में बहुत युद्ध होते थे, अमेरिका में उस समय मतलब आज़ादी के लिए बहुत युद्ध होते थे, तो उससे क्या हो रहा था, हमारे इधर प्रभाव पड़ रहा था। हमारे लोग भी समझ रहे थे कि नहीं यार, अमेरिका के लोग युद्ध कर सकते हैं, वे संघर्ष कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4.5 है आपका कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। आपको तो पता होगा ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति क्या थी, भारतीय कृषि एवं उद्योग धंधों को क्षति पहुँचाना इनकी नीति थी, जिससे जो उग्रवाद का विकास हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अगला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे। सबसे पहला कारण था कि भारतीय जो जनता थी वो हिंसा का मार्ग न अपनाए। ठीक है, जो अंग्रेज ऐसा मानते थे कि भारतीय जनता हिंसा का मार्ग अपनाए ना, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। दूसरा है आपका कि अंग्रेजों की सुरक्षा हेतु कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम उन्हें चाहते थे कि जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, इसलिए उन्होंने जो है अंग्रेजों की सहमति से कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं हामू का नेतृत्व स्वीकार किया। ठीक है, ठीक है, तो तीसरे में आपका कि जो देश की जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाना, ये जो है कांग्रेस के उत्तरदायी कारण थे स्थापना के। ठीक है, वे जो क्या करते थे, पूरे देश में से जितने भी समस्या है उनको जो है हामू तक पहुंचाते थे, और जो हामू थे वे सरकार को बताती थी। और कांग्रेस की राष्ट्रवादी हलचलें देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना, निराशा और राजनीतिक संकट और केंद्र व्यापी करना आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण था। इसे विद्वान राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते थे। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई जो उदारवादी जो दृष्टिकोण था उसको अपनाना था, भारतीयों में निराशा, राजनीतिक संगठन जो थे, भारतीयों की जो निराशा था उनको दूर करना था कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, के उत्तरदायी कारण। अब दोस्तों सबसे मोस्ट टाइम पे कोई प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। इसमें सबसे पहला आपका कारण है कि राजनीतिक कारण। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जागृति कैसे हुई, इसमें सबसे बड़ा कारण है आपका राजनीतिक कारण, जिसमें आपको लिखना है कि भाई जब 1857 का युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद में जो है हमारे यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित किया, जिससे जो है हमारे यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया और जो ब्रिटिश सरकार खुद हमारे यहाँ पर शासन करने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। ठीक है, 1858 के बाद भी। ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में जो जो बातें कही थी उनका भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। तो ये कारण था राष्ट्रीय जागृति का। ठीक है, जिससे जो है राष्ट्र में जागृति उत्पन्न हुई कि नहीं, अंग्रेज हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमें इनसे आज़ाद होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। दूसरा था
धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, ठीक है। तो धार्मिक, अंग्रेज क्या करते थे, अपने ही धर्म को बड़ा मानते थे, दूसरे के धर्म को छोटा मानते थे, ठीक है। और वे क्या करते थे, राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शित थे। और तो ठीक है, भारतीयों के हृदय में भारतीय संबंध सम्मान उत्पन्न ना की बराबर थी। और सामाजिक धार्मिक सुधार में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ऐसे लोग थे। ये क्या करते थे, स्वदेशी और स्वराज की भावना की लोगों में जागृति करने लगे, जिससे जो है हमें भी एहसास हुआ कि नहीं, हम भी हैं, ठीक है, हमारा धर्म भी है, ठीक है, जिससे हमें जो है राष्ट्रीय जागृति के लिए प्रेरणा मिली। और इसी किसने दी थी हमें, राजा राम मोहन राय, सर स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने दी थी। और तीसरा आपका पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति विचारों का प्रभाव। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उनसे हमें बहुत फायदा मिला, ठीक है। लॉर्ड मेकाले ने हमारे यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा इसलिए लागू की ताकि हम उनके लिए कार्य कर सकें, लेकिन वो पाश्चात्य शिक्षा का हमने उपयोग किया यूरोप की विचारों को ग्रहण करने के लिए। हमने यूरोप से सीखा, अमेरिका से सीखा, वहाँ की किताबें, वहाँ की पत्र पढ़े, जिससे जो हमें एहसास हुआ कि नहीं, अमेरिका के लोग आज़ादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, हमें भी लड़ना चाहिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उनका उस पर प्रभाव पड़ा। अगला आपका कि समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। ये भी उसी प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ। इंग्लैंड में सुधार, देखिए इंग्लैंड के जो आंदोलन थे, इटली के आंदोलन थे, रोमियो के, सार्बिया के, ये जो आंदोलन थे, इन्होंने हमारे यहाँ के आंदोलनकारियों को प्रभावित किया, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने। और अगला है आपका यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ठीक है। अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे यहाँ पर रेलवे का किया और गाड़ियाँ लाई और बहुत सारे यातायात साधनों को उन्होंने जो है निर्मित किया। तो उससे क्या हुआ, उससे जो है हमारा संपर्क दूर दूर तक जाने लगा, ठीक है। लोग संचार के साधनों का अधिकतर उपयोग करने लगे, यातायात का उपयोग करने लगे और विचार यहाँ से वहाँ पहुँचने लगे, जिससे जो हमें राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। अगला आपका कि उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी की क्या भिन्नता थी। तो सबसे पहले यही कि जो उदारवादी जो लोग थे वो अंग्रेज शासन के अधीन रहकर कार्य करते थे, जबकि उग्रवादी स्वतंत्र थे, ठीक है। उदारवादी क्या करते रहे, कुछ काम हुआ तो वे जो अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, लेकिन उग्रवादी कौन लोग थे, उग्रवादी स्वतंत्र थे, ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं थे, ठीक है। अब उदारवादी में जो कांग्रेजी थी तो वो तो सरकार नहीं बनाई थी। अगला आपका उदारवादी दल शांतिमय संवैधानिक रास्ता अपनाकर उद्देश्य प्राप्ति में लगा था, जबकि उग्रवादी कौन थे, उग्रवादी थे कि जो दल क्रांति और शैक्षिक के प्रयोग से उद्देश्य प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए उदारवादी वे लोग थे जो क्या करते थे, शांतिमय तरीके से कार्य करते थे, लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी जो थे वो शक्ति का प्रयोग से कार्य करते थे, ठीक है। और तीसरा आपका कि ये दल प्रति सरकार का उदार था, ठीक है। ये उदारवादी जो दल थे वो सरकार के प्रति उदार थे, मतलब सरकार जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। और ये जो उग्रवादी कौन थे, वो सरकार के रूप से कठोर एवं शत्रुतापूर्ण था, मतलब सरकार अगर कुछ भी ऊंच नीच कर देती थी तो ये सीधा कठोरतापूर्ण एवं शत्रुतापूर्ण निपटाते थे, ठीक है। और चौथा आपका कि जो उदारवादी नेताओं थे उसमें है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ने कभी जेल, ये जो थे इनको कभी सरकार ने जेल में बंद नहीं किया, ठीक है। लेकिन जो उग्रवादी क्या थे, वे उग्रता से करते थे, तो ये तो हमेशा आप समझ सकते। चलिए अगला है, ये उग्रवादी पश्चिम सभ्यता की सराहना करते थे। जो उदारवादी लोग थे वो पश्चिम सभ्यता की सराहना करते थे, जबकि उग्रवादी भारतीय सभ्यता पर गर्व करते थे। जो उदारवादी लोग थे वे अंग्रेजों की सभ्यता का ही पालन करते थे, जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी थे वे हमारी सभ्यता को ज़्यादा मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी बारीकी से मैंने इस वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।